नमस्कार। आप लोगों ने ग्रह के बारे में पढ़ा होगा, हाउसेस के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी होंगी और कहीं से कहीं ना सुना भी होगा किसी के बारे में। पर अगर कुंडली में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीज देखी जाती है या ज्योतिष में अगर कोई उसकी आत्मा जिसे कहेंगे, तो वो है योग, यानी कंजक्शन। आप इसे क्यों कहोगे? क्योंकि जब आप, कई बार हम कहते हैं ना किसी का चार्ट देखे कि तुम्हारा तो शादी के बाद भाग्योदय होगा, तुम्हारी नौकरी पहली संतान के बाद लगेगी, तुम्हारा घर है जो दूसरी संतान के बाद बनेगा, या तुम्हारे इसके साथ शादी करने से तुम्हारी शादी खराब हो सकती है, ये दशा तुम्हारी अच्छा नहीं जाएगी, ऐसे कई सारी चीजें अपन कहते हैं। तो वो क्या क्या देख के कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पर्टिकुलर चार्ट में देखते हैं योग। ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो योग पर ही निर्भर करती है। और आप जब ज्योतिष में धीरे धीरे प्लानेट और हाउसेस के बाद में अलग से जब और डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा ज्योतिष में ना दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत तगड़े लेवल पे काम करती है। वो काम करती है योग और दशा, यानी महादशा। क्योंकि महादशा रिजल्ट देगी आपको, जहां पे भी है, नवांश में है, एफ्लिक्शन में अगर कोई है तो वो दशा खराब जानी है। ठीक है? अब ये कंजक्शन बनाता कौन है, ये योग का निर्माण होता कैसे है, या योग बनाता कौन है, इसको बनाने वाला कौन है? ग्रह बनाते हैं। ये ऐसे बनाते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं। अब संबंध में तो कई बार अपन ने देखा होगा कंजक्शन होता है, एक ही घर में बैठे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने कारक तत्व एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं जिन घरों के वो स्वामी है। यानी अगर कोई छठे घर का मालिक है तो वो छठे घर के ही रिजल्ट लेके कैरी कर रहा है उस पर्टिकुलर चार्ट में। कोई एट्थ हाउस का मालिक है तो वो एट्थ हाउस की ही चीजों को लेकर चल रहा है। और उन्हीं के जो फल होते हैं उसी से कोई विशेष योग फलित होता है। फिर उसको देखकर हम कहते हैं ये तो शुभ योग है, ये तो अशुभ है। अब संबंध कैसे कैसे बनेंगे, अगर किसी भी चार्ट में देखेंगे पर्टिकुलर, तो संबंध कैसे कैसे बनेंगे? पहला बनता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है कि वो योग पूरे जीवन भर काम करेगा, वो योग है परिवर्तन का योग। यानी जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि को एक्सचेंज कर ले। मान लीजिए शनि शुक्र की राशि में आ गए, शुक्र शनि की राशि में आ गए, तो ये जो योग बनेगा, ये सबसे, मतलब ऐसे मानो ये जीवन पर्यंत चलेगा, ये पूरे लाइफ टाइम चलेगा ये योग। और इसका जो भी फल है, शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो उस पर्टिकुलर चार्ट पे डिपेंड करेगा, पर वो टलेगा नहीं, उसका फल वो मिलेगा। दूसरी बात आती है कंजक्शन। कंजक्शन कैसे आएगा? कि दो ग्रह एक ही राशि में बैठे हो। अब जब दो ग्रह एक ही राशि में बैठे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट को आप देखो जब साथ में बैठे तो उनकी डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मान लो अगर किसी दो प्लैनेट के बीच में 15-20 डिग्री का अंतर है, या 10-12 डिग्री का अंतर है, तो वो योग कमजोर हो गया। वो इतना काम नहीं करेगा, वो बस आपको आंशिक फल दे देगा, ठीक है, जिससे आपको जो आपकी मनोदशा है उस पर आपको इम्पेक्ट आएगा। और आप उस चीज को लेके सोचते रहोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात ट्रिगर करेगी, मेरे तो ये योग है, मेरे तो ये योग फलित होगा। नहीं होगा। ये सेकंड सिनेरियो बनता है। तीसरा सिनेरियो बनता है जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, म्यूचुअल एक्सपेक्ट, है ना, कि दोनों सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हो। ये कंजक्शन तब वर्क नहीं करेगा जब मान लो मंगल किसी को चौथी दृष्टि से देख रहा है और जो दूसरा प्लैनेट है वो मंगल को नहीं देख रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। म्यूचुअल एक्सपेक्ट यानी कि दोनों ग्रह परस्पर आपस में एक दूसरे को देख रहे हो। पर इस कंजक्शन के अंदर जो डेंसिटी रहेगी वो आपकी बिल्कुल शून्य के समान, या मान लीजिए 10% का ये कंजक्शन आपको मिलेगा कि ठीक है इतना फर्क डाल रहा है। अगर आप अब जब फिर आप देखते हैं कि योग निर्माण में अगर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, सबसे शक्तिशाली अगर कोई बनता है तो वो बनता है राशि परिवर्तन, सबसे शक्तिशाली। दूसरा जो है वो है कंजक्शन, कि साथ में बैठ गए दो प्लैनेट। तीसरा जो योग है वो बनता है दृष्टि से। ये तीनों की डेंसिटी है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है राशि परिवर्तन, दूसरा है युति, और तीसरा है आपस में देखना। और काम तीनों ही करते हैं, छोटे मोटे लेवल पे सब काम अपने अपने कर रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी का नाइन्थ लॉर्ड और
टेंथ लॉर्ड का संबंध हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? नवम भाव किसका? भाई धर्म का, भाग्य का। टेंथ हाउस किसका? कर्म का, प्रोफेशन, वर्क प्लेस। यही है आपका कर्म का क्षेत्र है। तो नॉर्मली आप क्या देखोगे इसमें कि नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड साथ में, तो कि भाई यार भाग्य का मालिक टेंथ लॉर्ड के साथ है, तो करियर में उन्नति देगा, करियर में ग्रोथ कराएगा, भाग्य में सहयोग मिलेगा, कर्म में सहयोग मिलेगा भाग्य का। और टेंथ हाउस जो कि ऑथोरिटी है, नाइन्थ हाउस फेम है, तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। ये तो हो गई बात, ठीक है भाई। ये सामान्य फल देखा। अपन इसका हायर अगर ऑब्जेक्ट निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? कि अगर यह व्यक्ति ईश्वर का माध्यम बनता है, इसके हाथों समाज में धर्म की स्थापना होती है, इसके हाथों से बड़ा कोई समाज के लिए कार्य होगा और धर्म का कार्य होगा। क्योंकि कर्म और धर्म साथ हो गए। तो अगर यह व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अगर उसमें अपने धर्म को लेकर चलता है, अपनी मोरलिटी को नहीं त्यागता है, तो इसके हाथों समाज को कुछ बड़ा जाने वाला है। ठीक है, ठीक वैसा ही कि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का संबंध हो गया। तो फोर्थ हाउस किसका है? आपके हृदय का, आपके मन का। पंचम भाव किसका है? आपके चेतना का, आपकी बुद्धि का, आपकी विद्या का। तो जब ये दोनों जुड़े हों तो क्या होगा? मन और बुद्धि में सामंजस्य हो गया। तो क्या निकल के आएगा? कि ऐसा व्यक्ति मन से बहुत खुश मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा होगा। और आंतरिक संतुलन, क्योंकि चित्त आ गया ना, पांचवा अगर चित्त है आपका, तो आपका चित्त अब प्रसन्न रहेगा, यानी आपका मन अब बैलेंस रहेगा। यानी ये व्यक्ति अगर पढ़ाई करेगा तो दिल से पढ़ाई करेगा, और अगर विद्या प्राप्त करेगा तो बहुत हायर एजुकेशन या श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करेगा। अनदर चीज जब अपन इसके अंदर कंजक्शन में लेंगे, मान लो, तो अब ये तो अपन ने शुभ ग्रहों की बात कर ली, अब अशुभ आ गए। तो अशुभ कैसे बनेंगे? कि मान लीजिए किसी का सिक्स लोड और एट्थ लोड साथ में आ गया, तो आप देख के क्या कहोगे? कि भाई इसको तो बीमारी होगी इस दशा में, इसको तो पीड़ा मिलेगी, इसको तो संघर्ष मिलेगा। हाँ ठीक है, एक सिनेरियो पे ठीक है। पर जब आप फिलोसफिकल वे में देखोगे, तो छठा घर किसका है? छह प्रकार की बुराइयों का है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, मद। अष्टम भाव किसका है? कष्ट का, परिवर्तन का। तो क्या होता है? जो जनरली आप करोगे तो क्या बताओगे? कि भाई व्यक्ति अपने विकारों के कारण पीड़ा पाता है, यानी अपने क्रोध, दुश्मनी, मोह, मद, लोभ के कारण क्या होगी? इस व्यक्ति को पीड़ा होगी। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने विकारों पर विजय पा लेता है, इंद्रिय संयम करके, अपनी थर्ड आई ओपन करके, कॉन्शियसनेस को ऑन करके, तो यही कंजक्शन इसको गहरा परिवर्तन, आत्मविकास, शोध और साधना देता है। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आप शादी के लिए कई बार आप देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, या सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड साथ में बैठ गए, या राशि परिवर्तन हो गई, सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड की राशि परिवर्तन हो गई। तो कोई नॉर्मली जोशी होगा वो क्या कहेगा? कि यार ये तो विवाह में ना सेपरेशन दे देगा। पर जब आप इसको और डिटेलिंग में जाके चेक करोगे, माइनर लेवल पे चेक करोगे, फिलोसफिकल वे में चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा, अगर इन दोनों के संबंध में त्याग, बात सुनना मेरी बात, मुक्ति के घर की बात हो रही है यहाँ पे, त्याग, इसका पार्टनर अगर आध्यात्मिक हुआ, तो विवाह सफल है इसका। अब बताओ कहाँ गया आपका सेपरेशन? यहाँ पे सेपरेशन है ही नहीं अब। क्योंकि ज्योतिष में है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ज्योतिष के किसी भी योग को बदला नहीं जा सकता, किसी भी योग को बदला नहीं जा सकता, पर उसमें बदलाव किया जा सकता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये हमारे गुरु भी कहते हैं कि ज्योतिष में जो कंजक्शन है उसको बदला नहीं जा सकता, आप उसके अनुरूप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही योग के कई परिणाम होते हैं, ये व्यक्ति की मानसिकता और कर्म पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं कर्मा फिलोसफी को लेकर साथ में चलता हूँ। कर्मा फिलोसफी इसलिए ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप चार्ट देख के ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति राजा बनेगा। अब मान लो वो राजा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। मान लो सूर्य एग्जॉल्टेड है, लगन में है, D10 में सूर्य लगन में एग्जॉल्टेड मिल रहा है,
अथॉरिटी आ रही है, बहुत अच्छा है। पर वो व्यक्ति कर्म से बिल्कुल शराबी है, तो वो राजा बनेगा, पर बनेगा कहाँ? शराब की दुकान पे, शराबियों के बीच। 10-15 शराबी उसकी बातें सुनेंगे, वो शराब पीने के बाद भयंकर ज्ञान देगा सबको, है ना। ये चीज है। फिर उसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि भाई किसी का धन का कारक जो है सेकंड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का संबंध बन गया, तो इसका सामान्य फल क्या निकल के आएगा? क्योंकि खर्चे के घर में चला गया, राशि परिवर्तन हो गई, तो इसका सामान्य क्या निकल के आएगा कि ये व्यक्ति को धन इकट्ठा करने में, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का हाउस है, कि आपने जो भी संचित किया है वो सेकंड हाउस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, तो इस व्यक्ति को धन संचय करने में कठिनाई आएगी, सीधी बात आ गई। पर जब आप इस बात को और देखोगे और डिटेलिंग में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ट्वेल्थ हाउस किसका है? विदेश का, गुप्त टैलेंट का है, सेवा का है, चैरिटी का है। तो उच्च फल क्या मिलेगा ऐसे व्यक्ति को? कि ये व्यक्ति विदेश से धन कमा सकता है, हॉस्पिटल से धन कमा सकता है, सेवा के द्वारा धन कमा सकता है, गुप्त टैलेंट ऐसा कुछ इसमें होगा जो उसके द्वारा ही धन कमा सकता है। अब फिर अपन अपनी फिलोसफी पे आएंगे तो क्या होगा कि जब जब ये व्यक्ति, जब सेकंड और ट्वेल्थ के साथ संबंध बनाता है, जब जब ये व्यक्ति अपना पैसा सेवा में लगाता है या इसका पैसा सेवा का माध्यम बनता है लोगों के लिए, उसका धन कभी कम नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सैलरी में, अपने पैसे में प्राण ऐड करो। चैरिटी तो आप करते हैं, पर प्राण ऐड क्यों करने हैं? क्योंकि लोगों की ब्लेसिंग मिलती है प्राण ऐड होने से, मुसीबत पे काम आने से लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, जिसके द्वारा आपका नाइन्थ हाउस प्रबल होता है। ठीक है, तो मैं जो सूत्र दे रहा हूं वो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि ज्योतिष में दो चीजें काम करती है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फिलोसफी। फॉर्मूला आपको सीमाएं बताता है कि भाई ये योग ऐसे ऐसे फलित होगा, ये योग ये यहां से फलित होगा, ये योग नाइन्थ हाउस से फलित होगा, ये योग ट्वेल्थ हाउस से फलित होगा। फिलोसफी जो है उन्हें पार करने का आपको रास्ता देती है कि इस योग को फलित करना कैसे है ताकि अपने को इसका लाभ मिले। क्योंकि जो फॉर्म है, जो किसी भी काम को करने की फॉर्म है, उस फॉर्मूले को ओवरराइड कर देती है, इतनी पावर है। इसलिए तो देखो ना, किसी के मान लो किसी का मंगल खराब हो, उसके कर्जे की चीजें हो, तो उसको कहते हैं कि 2-3 हजार का कर्जा अपने ऊपर हमेशा रखना है तुझे, ताकि बड़ा कर्जा ना हो तुझ पे। क्योंकि आपने क्या करा? उस फॉर्म को ही चेंज कर दिया अपने कर्म के द्वारा, अपनी फिलोसफी के द्वारा। ठीक है। तो इस जो आज की क्लास का जो सिनेरियो है वो यही था कि कंजक्शन कैसे वर्क करता है, कंजक्शन के अंदर अपन क्या क्या चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीजों के लिए अपनी जो फिलोसफी है, अपना जो माइंड का जो कॉन्शियस लेवल है वो कैसे देखा जाएगा, किसी योग के लिए कैसे फिट फिट बैठेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज की क्लास में भी इतना ही। तो दो चीजें आप हमेशा याद रखनी है, आपके चार्ट में भी अप्लाई करना आज। पहले योग को समझे कि कौन सा योग कहां से बन के कैसे आ रहा है, और फिर दशा का विचार करें कि वो दशा कैसे फलित होनी, वो दशा कैसी जानी है। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, ये योग यहां से फलित होगा, ये योग ये करने से फलित होगा। समझ आई मेरी बात आप सभी को? हाँ जी, जी किसी के डाउट है तो वो क्लियर कर लेते हैं। सर, आपने बोला कि परिवर्तन योग बहुत पावरफुल होता है। तो समझ हम्म। लीजिए कैंसर असेंडेंट है, ठीक है। उसके 7वें घर में मंगल है उच्च का। हाँ। और 5वें घर में शनि और चंद्र है नीच का। तो हम्म। इसमें जैसे शनि और मंगल एक दूसरे के घर में बैठे, तो जो चंद्र जो एकदम नीच का हो गया तो उसको सपोर्ट मिलेगा कि कैसा होगा? उसको सपोर्ट ऐसे देखो कि पहले तो परिवर्तन योग यहाँ पे दो ग्रहों के लिए काम करेगा, जिसने राशि परिवर्तन किया है। हम्म। पहले बड़ी जो सबसे बात आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पे दो ग्रहों को ले लो। मंगल को यहाँ पे सपोर्ट हो गया, शनि को यहाँ पे हम्म। सपोर्ट हो गया, क्योंकि दोनों ने राशि परिवर्तन किया, वो योग उस अनुसार फलित होगा। हम्म। अब जैसे अपन इस केस में ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है,
क्योंकि राशि परिवर्तन हुआ तो फिफ्थ हाउस जो है वो लव का है, अफेयर का है, और सेवंथ हाउस शादी का है। तो हम्म। ये व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है। हम्म। ठीक है। दूसरा सेनेरियो, ये व्यक्ति जो है बिजनेस में पढ़ाई की चीजों को, एजुकेशन की चीजों को प्रिफर कर सकता है, क्योंकि सेवंथ हाउस ऑल्सो बिजनेस, और ओके। फिफ्थ हाउस शिक्षा का है। बच्चों से जुड़ी एक्टिविटी का भी कर सकता है। ये यहाँ पे सिनेरियो बनेगा। पर मून यहाँ पर पीड़ित होने की वजह से मून को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मून के ओके। पास में रिसोर्सेस नहीं है वहां पे, क्योंकि वो डेबिलेशन में है। हम्म। डेबिलेशन के अंदर, डेबिलेशन का अर्थ आप समझ जाओ, व्हाट इज द डेबिलेशन। डेबिलेशन सीधा है कि कोई प्लानेट नीच का हो रहा है तो वो क्या दिखाता है आपको, कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है पर्टिकुलर जगह पे, इसीलिए मैं अपने हम्म। हाथ खड़े करके बैठा हूं यहाँ पे, मेरे से आप यहाँ पे उम्मीद मत रखो। इसीलिए मैं कहता हूँ डेबिलेशन वाले प्लानेट को छेड़ो मत, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है कि उसको हम्म। रिसोर्सेज नहीं है। अब आप उसको ट्रिगर करते हो बार बार, तो वो वैसे ही आपसे खुन्नस खाया हुआ है कि तुम्हारे कर्मों की वजह से मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिले। देन तुम मुझे ट्रिगर कर रहे हो, तो वो फिर और तरीके से तुम्हारी 12 बजा देता है। ओके। हाँ जी। सैटर्न एट्थ हाउस महादशा। सैटर्न एट्थ हाउस महादशा ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है आठवें घर, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। गुप्त दान यहाँ पर सबसे अच्छा काम करता है आठवें घर की महादशा में, क्योंकि आठवां घर गुप्त है। तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त दान करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहीं पे फंका लगाते हैं, उस पर नाम लिखवा दिया कि ये फंका इनकी स्मृति में, कहीं पे लाइट दे दी, उस पर नाम लिखा दिया, कहीं टेबल बनवा दी। वो नहीं, गुप्त दान यानी आपने किसको दिया, वो कहाँ गया, आपको भी नहीं पता, ना कभी आपने पूछा, ना कभी आपने दिमाग में सोचा, बस आपका ठीक हो जाता है। ऑल लाइफ फुल ऑफ ट्रांसलेशन। हाँ जी, ये ऐसा ही कुछ समझिए सिनेरियो होता है। आज आप सारे लोग मेरे को भर भर के मन में गालियां दे रहे होंगे, सुबह सुबह बुला लिया, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, आज आपको कंजक्शन को लेके क्लियर हुआ कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ आपको एक अच्छा फिलोसोफर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी कंजक्शन को एक फिलोसफी लेवल पे नहीं देखोगे, फिलोसफी लेवल पे नहीं सोचोगे, तो आपको सिर्फ वही चीजें माइंड में आएगी जो आपने रील में देखी है, जो आपने इंस्टा यूट्यूब से देखा है। और इंस्टा यूट्यूब पे हो सकता है कई बार आपको डरा दिया जाए, पर आप जितना खुद की रिसर्च करोगे और खुद जितना उसको फिलोसफिकल लेवल पे देख के सोचोगे कि हाँ यार, ये तो यहाँ से भी तो हो सकता है ना। क्लासिक्स तो कह गए, क्लासिक्स ने तो सूत्र बता दिया, पर मॉडर्न टेक्स्ट में आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, लैपटॉप है, टीवी है, वॉट एवर, आपके पास बहुत कुछ है आज भी किसी भी कंजक्शन का सही यूज करने के लिए। पहले के लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो वो लोग उस चीज को फलित नहीं कर पाए। पर आप लोगों के पास रिसोर्सेज है ना, टेक्नोलॉजी है ना, तो आप कैसे ना कैसे कर सकते हो ना। अब जैसे मान लो किसी का सेकंड लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस है, अब उसको कहता है कि तुम विदेश जाओ। क्लासिक्स कहते हैं कि तुम विदेश जाके काम करो तभी पैसा आएगा, या विदेश से जुड़े काम करो। क्या आप घर बैठ के भी विदेश से नहीं जुड़ सकते आज के टाइम पे? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, बट अपन जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस सेटल हो गया। पर हाँ, ये है कि कंजक्शन की फॉर्म आपको समझनी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मेरे को यहाँ पे ये रेमेडियल पार्ट देना है, मेरे को यहाँ पर ये काम करवाना है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंजक्शन को पहले आराम से समझो, देखो, देन वो आपको बताएगा कि मैं यहाँ से सेटल हो सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है।
उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के मोड में रहना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा। क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये समझना है, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं किसी भी चार्ट को देखे कि ये तो खराब चार्ट है, ये तो ये ऐसा चार्ट है, तो वैसा चार्ट है, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके माइंड में सीधा सा क्लेरिफिकेशन क्या होना चाहिए कि कोई भी चार्ट है ना इतना खराब नहीं है कि उसको ठीक ना किया जा सके, या कोई भी चार्ट इतना अच्छा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी फलित होगा। क्योंकि मैं कभी बताऊंगा कि आप किसी भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट को देखते हैं फिर भी वो प्लैनेट आपको कष्ट देता है। पहली चीज, एग्जॉल्टेड प्लैनेट कई बार कई सिनेरियो में आपको दिखेगा कि वो फलित ही नहीं हुआ। क्योंकि उसको फलित करने के लिए वो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा कुछ बड़ा चाहिए जो उस प्लैनेट से रिलेटेड है। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, यहां से मेरा एग्जॉल्टेड प्लैनेट अब सेटल होगा। अब नीच प्लैनेट की रेमेडी क्यों आपको दे दी जाती है, तुम आधा किलो ये कर लो, 2 किलो ये कर लो, बिकॉज वो अपने लेवल से नीचे आ गया तो वो कम में भी आपसे दान लेके चला जाएगा। पर जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है वो अपने एक, जो उसका खुद का अंश है उससे ऊपर आ गया है। अब जब वो अपने अंश से ऊपर आया तो उसकी रेमेडियल पार्ट में भी आपको उसके नॉर्मल अंश से ऊपर जाके देना पड़ेगा, तब जाके वो एक्टिवेशन होगा। ये ठीक वैसा ही कि आपके हाथ में फोन दे दिया बट आपने इसका स्विच ऑन नहीं किया, तो ये फोन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट है कि आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं किसी भी कंजक्शन को वर्क करने के लिए उसका कर्म करना जरूरी है, वही तो रेमेडियल पार्ट करवाते हैं अपन। बाकी रेमेडी है क्या ये बताओ। आपने देखा इस व्यक्ति के चार्ट में 10th हाउस काम नहीं कर रहा, 10th हाउस में ना बेनिफिट्स आ गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा करियर में, डेविलेशन हो गया है, कोई अच्छा कोई शुभ दृष्टि नहीं देख रहा है। अब लो, फिर आप रेमेडियल पार्ट देते हो। रेमेडियल पार्ट वही तो है कि तुम अपने 10th हाउस के कर्मों को सेटल कर लो। ठीक है। हाँ जी। और किसी के क्वेश्चंस। चलो आज की मेरे हिसाब से आज किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि कंजक्शन पे इतना अच्छा ज्ञान दे दिया मैंने। अब सारे अपने अपने कंजक्शन को मिलाओ, उसको देखो वो कौन सा हाउस को रूल कर रहे हैं, कौन सा हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, देन फिर देखो कि यहाँ से क्या रिजल्ट आ सकता है, वो हाउस किस चीज का है। और पढ़ो, अपने चार्ट को पढ़ो और देखो कि क्या निकल के आ सकता है, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। अगर मैं ऐसा आपको लगता हूं कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा तो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सब अपने अपने हिसाब से सर लगा डी के वन देखो। में देखना है कि D9 में? D1 में देखो पहले तो, क्योंकि आपको सिचुएशन से D1 से ही मिलेगी। D9 तो उसका वो पार्ट आ गया कि ये तो चीज होनी है। क्योंकि ऋषि पाराशर जी ने लगन चार्ट और नवांश चार्ट को बहुत वेटेज दिया है, बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। ठीक है, तो वो वेटेज इसलिए दिया है क्योंकि नवांश किसी भी योग की डेंसिटी बताता है कि जैसे योग कोई लगन चार्ट में कोई योग है, वो नवांश में सेम कंजक्शन है। जैसे त्रिशा जी के परिवार के चार्ट में है चंद्रमा केतु का। तो कल हम एक केस स्टडी कर रहे थे नक्षत्र वाली क्लास में, तो चंद्रमा केतु लगन में भी है, चंद्रमा केतु नवांश में भी है। यानी वो कंजक्शन अब पैदाइशी है उस व्यक्ति के चार्ट में, वो उसकी सारी जिंदगी वो उसका चलेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्लासिक की शादी के बाद नवांश एक्टिव होता है, 35 के बाद में नवांश एक्टिव होता है। तो उससे पहले भी जो लगन चार्ट है उससे भी इम्पैक्ट आ रहा है, और लगन और नवांश से भी वो इम्पैक्ट आता रहेगा। ठीक है। आपको किसी भी योग की डेंसिटी देखनी हो कि ये योग कितना फलित हो सकता है, तो डिग्री, लगन चार्ट और नवांश में स्थिति देखो। नवांश में स्थिति इसलिए देखनी है कि आपको ये सिनेरियो पता चल जाएगा कि क्या इसके चार्ट में भी वो योग फलित होगा भी या नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है कि लगन चार्ट में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड मिला और नवांश में जाके नीच का हो गया, तो क्या निकल के आएगा कि इसको रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे पर इसका आउटपुट हमेशा डेबिलेशन प्लैनेट का आएगा। ओके। जैसे सूर्य जो आपको दिखाता फेम, राइज, विजन, पर अगर वो नवांश में डेबिलेशन में और लगन चार्ट में एक्सॉल्टेड है तो उसके पास सारी चीजें मिलेंगी आपको। पर
वो उसी के ही विजन की वजह से अभिमानी, अहंकारी, हम्म। ईगोइस्टिक, ये सब मिलेगा उसमें। तो अब आपने क्या देखा कि यार नवांश कह रहा है कि ये तो डेबिलेशन में है, तो उसके अंदर वो सारी चीजें नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। इसीलिए कई बार कोई प्लानेट का डेबिलेशन होना भी अच्छा है, कई प्लानेट का डेबिलेशन नहीं होना भी बहुत जरूरी है। सर प्रणाम। नवांश में 12 लगन, नवांश इज गुड, बट लगन चार्ट नॉट गुड। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी नवांश, मैं कहता हूं कोई भी चार्ट आपके पास हो, किसी की भी कुंडली है, लगन चार्ट कितना ही खराब हो, एक्सट्रीम लेवल पे 360 घुमा लो, सारे रूल अप्लाई कर लो, आपने देख लिया कि भाई लगन चार्ट पूरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नवांश खराब नहीं होना चाहिए। यानी नवांश खराब होने का अर्थ आप सीधा सा ये ले लो कि इस व्यक्ति का भाग्य ही खराब है। ये व्यक्ति जो काम करेगा पिटेगा उसमें, जो करेगा पिटेगा। इसलिए नवांश किसी का खराब नहीं होना चाहिए। नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी के चार्ट को रीडिंग पे डालोगे, क्योंकि आपका आउटपुट वहीं से मिलना है। रेमेडियल पार्ट आप लगन चार्ट को सजेस्ट करके दे सकते हो, पर नवांश के कुछ कंजक्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे जो लगन में नहीं है, नवांश में उनके उपाय करवाने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि वो उस व्यक्ति की खराबी कर रहे हैं। जैसे मैं किसी के चार्ट को देख रहा था, मार्स राहु किसी के चार्ट में था, 97 के आसपास का वर्थ था, तो मार्स राहु था। नवांश के अंदर मार्स राहु वीनस हो गया अब साथ में। अब वो व्यक्ति जब जब ये कहता है ना, मैं अफेयर नहीं करूंगा, मैं अफेयर नहीं करूंगा, तब तब रिलेशनशिप के ऑफर आ जाते हैं, क्योंकि मार्स राहु वीनस हो गया। अब उसको मल्टीपल होना ही है। बट मार्स राहु वीनस क्या है, लैंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कराएगा, अच्छे सिनेरियो में देखा जाए तो। क्योंकि शुक्र पैसा है, धन है, और मार्स है जो लैंड प्रॉपर्टी है, भूमि है। तो ऐसे व्यक्ति के पास, और राहु मल्टीप्लाई करेगा इस चीज को। पर वो तब करेगा ना जब ये व्यक्ति अपने अनैतिक कर्म छोड़ देगा। आपको वो कंजक्शन वर्क तो करता मिलेगा। अब आप देखोगे यार इस व्यक्ति के पास में लैंड प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंजक्शन वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। जब आप उसके अफेयर वाले पार्ट पे जाके देखोगे, तो उससे आप सीधा पूछ सकते हो अफेयर कितने तुम्हारे। उसको ये लाइन क्लियर कह सकते हो कि जब जब तुम ये मुंह से कहते हो कि अब अफेयर नहीं करना, तभी रिलेशनशिप के ऑफर आना शुरू हो जाते हैं। वो यस करेगा। तो आपको दोनों सनेरियो लेके चलने की, एक अच्छा क्या आउटपुट आएगा और नेगेटिव क्या आउटपुट आएगा, तब आप किसी योग के कंजक्शन पे या किसी युति को आप बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज कर पाओगे। क्योंकि हर प्लैनेट का अपने कारक तत्व है। मंगल ऊर्जा है, शुक्र भोग विलासिता है, इसलिए इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। और राहु के आने के साथ क्या हुआ, वह अनैतिकता में ज्यादा होगी। हाँ जी, और किसी के क्वेश्चंस? सर प्रणाम। प्रणाम मैम, प्रणाम, कैसे हैं? सर हम्म। बढ़िया सर। हम्म। सर लगन कुंडली में अगर दूसरे घर का, पांचवें घर का, नौवें घर का और 11वें घर का, हम्म। सर अगर रिलेशन बनता है, मतलब एक्सचेंज हम्म। है सर, और एक सभी प्लैनेट का दो आपस दो में। हाउस ओन कर रहे हैं। हाँ हम्म। सर। हम्म। तो सर किस हाउस को प्रायोरिटी देनी चाहिए सर ऐसे में? पहले ही देखो दोनों हाउसेस है कौन से, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो दोनों हाउस के जो लॉर्डशिप है वो कौन से हाउस में बैठी है, क्योंकि बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है कंजक्शन में। क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि ये दोनों हाउसेस के रिजल्ट कौन से हाउस से आने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ सर हाउस। नौमान से। हम्म। क्या कह रहे हो? सर फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का एक्सचेंज है। हम्म। और सर नाइन्थ में, नाइन्थ और फिफ्थ में दोनों में ही ये सेकंड और 11th हाउस का भी मतलब आके बैठ गए प्लान। अब मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो आप। चार्ट शेयर करो हमारे साथ।
कहाँ गए? चलो जब तक ये आते हैं, अनदर किसी के क्वेश्चंस? चलिए, मार्स राहु का जो बताया आपने, वो एस्पेक्ट में भी सेम रिजल्ट देगा? नहीं, वो एक्सपेक्ट में सेम सिर्फ रिजल्ट नहीं कंडीशन। देते। ये ठीक वैसे ही है ना, कि आप और मैं किसी जगह बैठे हैं दोनों, तो अपने बीच की वार्तालाप अलग होगी। पर हम आप और मैं कहीं और बैठे हैं, तो अपने बीच की वार्तालाप अलग हो जाएगी। है ना, मैं बस आपको देख सकता हूँ, आपको, क्योंकि आप जिस हाउस में बैठे हैं ऑन तो वही कर रहे हो ना, आप एनर्जी तो उसी हाउस में लेकर बैठे हो ना अपनी, तो इम्पेक्ट तो डालोगे ना। मेरे देखने से आप, ये हो सकता है कि आप थोड़े से रुक जाओ, पर रिजल्ट तो आपकी दशा में तो आपको पावर आनी है। फिर जब अब मैंने बात बोली योग और दशा, तो दशा कहाँ गई? फिर दशा भी तो इम्पेक्ट है ना। दशा में वो प्लानेट जो होता है पावरफुल हो जाता है, चाहे उसको कोई भी प्लानेट देख रहा हो। ये क्लियर बात है, क्योंकि उस समय उसका खुद का टाइम है, वो राजा है उस समय। तो सर, ये राशि एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे की राशि में बैठ जाए? हाँ, एक दूसरे की, मान लो जैसे 7 नंबर की राशि वीनस की है, 10 नंबर की शनि की है, तो शनि 7 नंबर राशि में बैठ जाए, जी सर। या वीनस जो है वो 10 नंबर राशि में बैठ जाए, तो ये होता है एक्सचेंज, इसे कहते हैं राशि परिवर्तन होना। तो ये योग पूरे जीवन काल आपको फलित होता है, ये जीवन काल आपको इम्पैक्ट दिखाता है। और सर नौमांश में यही दोनों राशियां सर इसमें आ गई लगन में। दोनों राशियां लगन में आ गई। आ, हाँ सर, शुक्र और शनि तो ये कंजक्शन नौमांश में। हमेशा वर्क करेगा। अब नवांश में जो युति बनी है, वो आप ये देखिए कि वो कंजक्शन आपके जीवन भर वर्क करता मिलेगा। शुक्र और शनि क्या है, कि व्यक्ति के, यानी व्यक्ति जो कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा उसको वहां से धन अर्जित होगा। दूसरी चीज क्या है, कि यहां पर अपने कर्म के प्रति व्यक्ति को बहुत सजग और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का कारक धन के साथ आया है। तो शनि की दशा इसको अच्छे परिणाम देगी, पहली चीज तो, क्योंकि शुक्र ने अपनी एनर्जी शनि को दी है, और शनि ने अपनी एनर्जी शुक्र को दी है। तो शुक्र की दशा में स्ट्रगल हो सकता है, शुक्र की दशा में आपको रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, पर शनि की दशा में धन लाभ विशेष होगा। हम ये कह सकते हैं इसको देख के। हाँ जी, और किसी के क्वेश्चंस? ओके, तो दो चीजों को याद रखिए, दशा और कंजक्शन, क्योंकि वो कंजक्शन अपनी दशा में ही आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दशा से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है किसी भी चार्ट में। कल जैसे नक्षत्र वाली क्लास में हमने जो डिस्कस किया, तो शनि महादशा राहु अंतरदशा 2027 तक है, एक चार्ट के अंदर हमने देखा, उसका रिजल्ट है ही नहीं। रेमेडियल पार्ट पे डालोगे तो व्यक्ति भटक जाएगा। तो राहु का उपाय केतु से आता है। अब सबको तो एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं कह सकते, तो ऐसे में व्यक्ति को अपन कहते हैं आध्यात्मिक हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, एक्सेप्टिंग के मोड में रहो, क्योंकि राहु व्यक्ति को लाचार बनाता है, बेबस बनाता है। जब मैं राहु की क्लास पढ़ाऊंगा बताऊंगा, राहु जो है व्यक्ति को कहते हैं ना रातों रात करोड़पति बनाता है, वो बना देता है, बिल्कुल बनाता है, पर वो लाचार बनाने के लिए बनाता है। आप ये देखो, जो ग्रह, जो कलयुग का राजा कहते हैं राहु को, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। जो सूर्य पे भी ग्रहण लगा रहा है, जो आपकी थर्ड आई को भी ब्लॉक कर दे, वो राहु है। तो वो राजा कैसे हुआ? दूसरी चीज क्या है कि लोगों को है ना, कलयुग के अंदर इंस्टेंट पैसा चाहिए, शॉर्टकट से पैसा कमाना है, इसलिए सब लोग राहु को ये मानते हैं कि राहु ऐसा है, वह राहु ऐसा देता है, राहु देता है। मैं कहता हूँ राहु देता है, पर कंगला करने के लिए देता है। क्यों?
क्योंकि राहु की दशा में या राहु की अंतर्दशा में व्यक्ति को लाचारी कब आएगी, जब उसके साथ सब कुछ चला जाएगा। तो पहले उसको फेम दिलाता है, क्यों दिलाता है, राइज कराता है, क्यों, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए, उसके अनुसार हो जाए, देन उसको वापस पटकता है ताकि अब लाचार रहे। ये कई सारे आपने ये देखे होंगे जो रातों रात वायरल हो जाते हैं और बाद में बेइज्जतियां होती है, ट्रोल होते हैं बहुत, लोग पूछता नहीं ये सब क्या है। ये सब राहु की मार से पीड़ित है। ये ठीक वैसा ही है कि भगवान शिव की के जो वरदान है वो राक्षस कभी हैंडल नहीं कर पाए। इसीलिए जब जब उनको पावर मिलती है वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में मार खाते हैं विष्णु जी से, है ना। तो बस यही है कि आपके अंदर किसी भी चीज को हैंडल करने की ताकत कैसे आएगी, वो मेहनत से आएगी, वो जीरो से शुरू होने पर आएगी। आपको अगर मान लो 2 लाख 4 लाख 10 लाख वाला फॉलोवर का कोई पेज दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसको हैंडल करो, कैसे करोगे, आता ही नहीं है ना। क्योंकि ना आपने वो फेज देखा है कि आप जीरो से उठ के 10 लाख तक गए हो, 20 लाख तक गए हो। तो दोनों फेज अलग अलग है ना। आपको तो जो यहाँ 10 लाख का है, ना आपको इंटरेस्ट रहेगा, ना आपका मन होगा कुछ करने का। बट आप कहोगे यार 10 लाख का तो है ना यार, क्या दिक्कत है, डालते जो वीडियो चलनी चल जाएगी। पर जिसने मेहनत करी ना उसको पता होता है कि 10 लाख तक मैं कैसे आया हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कैसे हैं, मेरे फॉलोवर कैसे बढ़े हैं, मैंने क्या क्या लोगों को दिया है, क्या कंटेंट परोसा है। ये कई सारी चीजें चलती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब केतु की एक्टिविटी में है तो आपको राहु से प्रभावित, हालांकि राहु प्रभावित करता है, भ्रम दे देता है। ये भ्रम कैसे देता है कि आपके पास ऐसा क्लाइंट आया जो आपको कह रहा है सर मैं आपको 10 हजार दूंगा, ऑन द स्पॉट मेरी कुंडली देख लो। सर 20 हजार ले लो, मेरी कुंडली देख लो, हाथों हाथ देख लो। और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अनदर कंसल्टेशन है। आप प्रभावित हो गए उसके 10 हजार 20 हजार से, यही मात खा गए आप। क्योंकि आप पैसों से प्रभावित हो गए हो। आपके प्रिडिक्शन उस चार्ट पे अप्लाई करके देख लेना, सही नहीं आएगी। ये ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे कर्ण के साथ हुआ, अंत समय में अपनी विद्या भूल गया, क्योंकि आप प्रभावित हो गए। इसलिए जो केतु प्रधान है ना वो कहता है हाँ नहीं है सर, मेरी तो फीस यही है, मैं यही लेता हूँ, मेरा यही सिस्टम है, 10 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो अपना सिनेरियो आपको जचे तो आप आओ, वरना आप कहीं और चेक करो। ये केतु प्रधान एस्ट्रोलॉजर है कि मैं आपसे प्रभावित नहीं हो सकता भैया, आप कोई हो, कहाँ के भी राजा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपके अंदर इंट्यूशन पावर आती है, तब आपका आठवां भाव जागृत होता है। क्योंकि आपने किसी के 10 हजार के अंदर आप बह के नहीं हो। तब आपको केतु स्थायी तत्व है ना, केतु आपको स्थिर संपत्ति देता है। ये ठीक जब केतु की क्लास पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ओम सदियों से, सालों से, हमेशा से वैसा ही है। पर जो राहु की सारी चीजें वो धीरे 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 बदलती है। पहले कंप्यूटर कैसा था, बाद में लैपटॉप आया, पहले कैमरास कैसे थे, अब कैमरा कैसे हैं, मोबाइल कैसे थे, अब कैसे हैं। तो ये सब राहु की एक्टिविटी है। ये धीरे धीरे चेंज होती है, पर जो स्थिर रहने वाला है वो केतु है। केतु स्थिरता है। इसीलिए कलयुग में हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि राहु आपको दिला सकता है बहुत कुछ, सोशल मीडिया पर फेमस भी करा सकता है, पर जो आप स्क्रैच से उठ के खुद करोगे कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है। इसलिए केतु प्रधान होना बहुत जरूरी है आपका एस्ट्रोलॉजी में आने पर। राहु प्रधान आप नहीं बन सकते, ध्यान रखिए। पैसों के लिए, किसी चीज के लिए आप इस विद्या का गलत उपयोग कर रहे हो, आप आगे नहीं जा सकते। फिर आप पिशाच योग लेकर पैदा होते हो, शनि राहु शनि केतु का। देन फिर आपको अपने कर्मों को इस जन्म में सेटल करना होता है। हाँ जी। हो गए सभी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास, आपको क्लियर हुआ कंजक्शन और दशा क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एक बार अपनी आप सभी शक्ल दिखा दीजिए, फिर अगले हफ्ते मिलना होगा।
हाँ जी, सब लोग आ जाइए एक बार। आप लोग है ना, मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि परिवार का हिस्सा हो, है ना। एक हफ्ता आप लोगों की शक्ल ना देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी।